चरैवती चरैवती चरैवती। ये कहना मुश्किल है कि कुछ टीचर हमारे दिल के इतने करीब क्यों हो जाते हैं। पिछले 50 साल से भटनागर सर मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। प्रस्तुत है उनके साथ हुई एक बेहतरीन बातचीत। Enjoy, get inspired, let's dive in. आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं भटनागर सर के घर में हूँ। भटनागर सर हमारे स्कूल में जो शुरुआत के कोहॉर्ट में टीचर्स थे उनके साथ आए, जिन्होंने नवयुग की फाउंडेशन रखी, नवयुग को एक तरह से शुरू किया। और उस तरह से मैं सर को ऑलमोस्ट 45 साल से जानता हूँ, 73 से जानता हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मैं स्कूल छोड़ने के बाद भी पिछले 35-40 साल से किसी ना किसी तरह से उनके संपर्क में रहा। तो मैंने आज सोचा कि आज आके कुछ और विषयों से आपसे बात करते हैं और एक इंटरव्यू से कर लें, इनफॉर्मल। तो इंटरव्यू देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि ये जो बातचीत करें ये हमारे लिए, हमारे सहपाठियों के लिए, आपके छात्रों के लिए मज़ेदार हो, प्रेरणादायक हो और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसी बातें आपके बारे में पता चलें जो अभी तक ना पता हो। जरूर। ठीक है, एक सुधार करना चाहूंगा बताइए। कि हम लोग एक दूसरे को 1976 से जानते हैं, न कि 1973। अच्छा, आपने 76 में ज्वाइन किया? 76 में ज्वाइन किया था। अच्छा, राइट? मुझे आप हमारे दिमाग में इतने बैठे, लगता ही नहीं कि कभी आपको नहीं जानते थे। क्योंकि मैं पहले भी नवयुग में आता रहा था, रेड ब्रिक्स में। हाँ, मैंने रेड ब्रिक्स में शुरू किया हाँ, था। रेड ब्रिक्स हाँ। में आता रहा था। अच्छा, लेकिन ज्वाइन मैंने किया था 1976। अच्छा, ऑलरेडी आपने एक ऐसी चीज बता दी जो हमें नहीं पता थी, तो बहुत अच्छा हुआ। तो थैंक यू सर फॉर अग्रीइंग फॉर द इंटरव्यू एंड स्टार्टिंग द इंटरव्यू। थैंक यू, थैंक ठीक है? यू। ठीक है, तो पहले थोड़ी हल्की फुल्की चीज से बात करते हैं। चलो ठीक है, आप कितने साल से रिटायर्ड हैं? 21 साल। 21 साल, तो काफी टाइम हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ शायद आपको, जब आपने छोड़ा था तब उसकी कुछ यादें हों, तो मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं। पहले देखिए, आप बताइए कि जब आपने अपना रिटायरमेंट ली और अगले दिन आपको स्कूल नहीं जाना था, आपके वीकडेज खाली हो गए, तो ऐसी क्या चीज थी कि आपको अब जल्दी जाना नहीं है, कोई अब सुबह जल्दी नहीं है, तो क्या चीजें जो आपको याद हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी उसके बारे में, और क्या ऐसी चीजें जो आपको थोड़ी खलती थी? फिर मैं सुधार करूंगा। हाँ बोलिए। जिस दिन मैं रिटायर हुआ जी। तो उसके अगले दिन से ही मेरे पास अपॉइंटमेंट था। अच्छा, एमईटी इंटरनेशनल स्कूल से अच्छा, पढ़ने के लिए। मैंने उनसे गैप मांगा कि मुझे कम से कम 7 दिन का गैप चाहिए, जबकि मैं उन चीज़ों को प्लान कर सकूं जो कि मुझे रिटायरमेंट के बाद करनी थी। अच्छा, और इसके लिए मैं करीब 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहा था कि मैं जब रिटायर होऊंगा, तो मैं रिटायर तो होना ही नहीं चाहता था मैं कभी भी, अभी भी नहीं हूँ रिटायर। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारा लिखना चाहता था, किताबें लिखना चाहता था। साइकोलॉजी में, इंडियन पर्सपेक्टिव में कोई किताब नहीं मुझे दिखाई देती थी स्कूल के बच्चों के लिए। और स्कूल में, स्कूल एजुकेशन में साइकोलॉजी थी ही नहीं। तो 1979 में सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी, तो मैंने सोचा वो एक किताब लिखूंगा। अच्छा, हाँ, तो उस दिन बहुत ही संतोष का दिन था मेरे लिए कि अब मैं अपने वो सपने पूरे कर पाऊंगा जो अभी तक नहीं पूरे कर पाया था। वेरी नाइस। एक्चुअली दैट ब्रिंग मी टू अनदर रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ रिसेंटली ये सब सोच विचार किया, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपके लिए रिटायरमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि रिटायरमेंट कुछ लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, राइट?
अब जैसे मैंने जब सोचना शुरू किया, तब मुझे रिटायरमेंट के 2 साल बाद मुझे जो लगता है, द वन वर्ड दैट डिस्क्राइब रिटायरमेंट इज फ्रीडम, राइट? तो आप रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल यही चीज, आजादी। हम्म, हाँ? पूरी आजादी। अब मैं वह करूंगा हम्म, जो मैं करना चाहता था। अब मैं अभी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अब स्कूल कैरिकुलम से पता नहीं होगा। हम्म, हाँ, मैं वैसी वैसी किताब नहीं लिखूंगा जैसी साइकोलॉजी में बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी है। मैं वो लिखूंगा जो बच्चों को सरल बना दे सब्जेक्ट को, जिससे बच्चों को थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ाना और फिजिक्स पढ़ाने में बहुत डिफरेंस है। राइट। फिजिक्स, हिस्ट्री बच्चा पहली क्लास से पढ़ रहा होता है। साइकोलॉजी तो पहली बार 11वीं क्लास में आके पढ़ता है, और 11वीं क्लास में जब उसे एक बड़ी सी किताब मिलती है तो उसके लिए बहुत कठिन होता है। तो मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसी किताबें लिखूं जो सरल बना दे सब विषय को, बच्चों को मजा आए पढ़ करके। तो आप एक तरह से, कोई मुझे और ना बताए कि क्या करना है, मैं अपना जो मेरा वे है, वॉक माई वे। बिल्कुल ऐसा ही सोचा। मेरे बड़े सपने थे, बहुत सारी अतृप्त, रिप्रेस्ड, सप्रेस्ड डिजायर्स थे मेरे पास। डिले। डिले करता रहा था इतने समय से। मुझे पहाड़ बेहद अच्छे लगते थे, जंगल बेहद अच्छा लगता था। तो अब मैंने सोचा कि अब घूमूंगा। अब अब नजदीक से पहाड़ों को देखूंगा। राइट, राइट। हाँ, इसमें मेरा बहुत मेरे बच्चों का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि मेरे जो सपने थे जिनको अब मैं पूरा करना चाहता था, उनको उन्होंने उसके लिए रास्ता बनाया। मेरे बेटे ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि आप हर साल कम से कम 2 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल जरूर किया करेंगे। और मैं आज भी वो वायदा क्या बात, निभा रहा हूँ। क्या बात, नाइस। दिस वाज ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो अब मैं आपसे थोड़ा आपके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा, कोई घटना हुई, कोई चीज हुई, कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से आप टीचर बने, या एक एवोल्यूशन हुआ, क्यों आप टीचर बने? मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं डॉक्टर बन नहीं सका। पढ़ाई में इतना अच्छा कर नहीं पा रहा था। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे उस समय लोगों ने, मेरे कई साथियों ने, सीनियर साथियों ने बताया कि एक और तरीका है डॉक्टर बनने का, और वो डॉक्टर बनने का तरीका है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के थ्रू मैं बन सकता हूँ। तो मैंने कहा लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो डॉक्टर होता नहीं। लेकिन मुझे लगा कि ठीक है, रास्ता एक फिजिकल हेल्थ पर्टिकुलरली डील करता है, और मेंटल हेल्थ एरिया में मैं कुछ काम कर सकूंगा। तो उस समय से मेरे दिमाग में आया कि मैं साइकोलॉजी में स्पेशलाइज करूंगा। और इसको बहुत ही कोई बाई चांस नहीं था, ये अच्छा। डिलिबरेट अटेम्प्ट था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा, क्योंकि इसके थ्रू मैं अपने ड्रीम्स को पूरा आई सी। कर सकता तो हूँ डॉक्टर बट थ्रू साइकोलॉजी। थ्रू साइकोलॉजी। गॉट इट, वेरी नाइस। ओके। अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं टीचर नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली तो क्लर्क होता। क्लर्क होते? क्लर्क होता क्योंकि क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं होता। क्योंकि मेरे घरेलू स्थिति जो थी वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। मेरे पिताजी एक लैंडलॉर्ड थे, बड़े लैंडलॉर्ड थे, लेकिन उनके और उनके पिताजी में बहुत तकरार हुई इसी लैंड और जमींदारी को लेकर के, जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए एक दूसरे से। और हमारे फाइनेंशियल वर्स्ट डेज आ गए थे। अच्छा। हमारे सामने। तो ये तो लगभग कब की बात है? ये तब मैं
7वीं क्लास में था। अच्छा अच्छा, तो मैं 7वीं काफी क्लास काफी में यंग। काफ़ी young था। तो मैं चाहता था कि जल्दी से कोई काम मिल जाए। तो मैंने गुण एवं ताड़ विभाग की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कहाँ था ये? ये कानपुर में अच्छा नौकरी थी अच्छा और उसमें मैं रिजेक्ट हो गया अच्छा। था। तो अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो गया होता आ, तो मैं क्लर्क तो बन गया तो होता। अच्छा हुआ, देयर लॉस वाज आवर गेन। राइट, वो भगवान की ब्लेसिंग्स थी। बिल्कुल। अगर वो नहीं करता हम्म। तो मैं 100% आर्मी में जाता। अच्छा, मुझे बहुत शौक था। आर्मी इसलिए कि आपके आसपास लोग जाते थे, या आपने कुछ देखा आर्मी के बारे में, क्या था? हाँ, इसलिए कि उस जमाने में भी और आज भी जो आर्मी ऑफिसर है या हमारी आर्मी जो है वो बहुत ही डिग्निफाइड है, यस बहुत यस रिस्पेक्ट है यस। उसकी। और उसकी वर्दी तो मुझे हम्म। आ, मेरे बहुत बाल थे अच्छा। और बहुत रिस्क था। आई सी। तो मैं मनाया करता था कि ऐसे अपने बालों को ऐसे घिसा करता था, ऐसे अच्छा। ऐसे करके हाँ, कि थोड़े भगवान जी थोड़े कम कम कर दे। थोड़े कम कर दो, बहुत ज्यादा अभी अभी यही सोचते हैं कि आप कुछ और सोचते हैं? है। ईश्वर ने मुझे जो भी मैंने मांगा है आज तक, जो भी मांगा है, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया है, ओके। जरूरत से ज्यादा दिया अच्छा। है। जैसे मैंने मांगा कि बाल इतने ज्यादा मत दो, उन्होंने कहा नहीं, ले ही लेते तो इतना क्या जो करते क्या कहते हैं, तथास्तु। तथास्तु। तथास्तु हो गया। वेरी नाइस। है ना। तो ईश्वर ने जो भी मैंने मांगा है वो मुझे एक्स्ट्रा तो आपने कहा मुझे घूमना है, तो उन्होंने कहा तथास्तु। तथास्तु। वेरी वेरी नाइस वेरी। तो आर्मी के लिए बड़ा क्रेज था मेरे मन में। 2 बार मैंने एसएसबी दिया अच्छा और रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो मुझे लगता है जो जहां जहां आप रिजेक्ट हुए, उन्होंने सोचा होगा कि इस आदमी को हमें नवयुग भेजना है, तो क्यों ना रिजेक्ट कर दिया जाए। तो चलो फिर नवयुग में आते हैं। तो आप नवयुग में भी आपने वैसे ही बहुत काफी साल पढ़ाया, और नवयुग में भी काफी साल पढ़ाया, और आपने देखा होगा कि आपके सामने कई जनरेशन कई होगी, जब आपने छोड़ा हो सकता है तब जिनको आपने पहले पढ़ाया उनके बच्चे पढ़ चुके होंगे। आपने ओवर द इयर्स क्या फर्क देखा बच्चों में? लाइक जैसे 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 नई पीढ़ियां आई, 60 आपने पता नहीं 60 70s में पढ़ाना शुरू किया, 70s में क्या था, 80s में क्या था, 90s में क्या फर्क देखा आपने पीढ़ियों में? अच्छा, मैं शुरुआत करूंगा 1968 से, अच्छा। जब मैंने सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री से अपना डिप्लोमा इन मेडिकल साइकोलॉजी कंप्लीट किया। और उसके बाद रांची मानसिक आरोग्यशाला में एक लीव वैकेंसी पर मुझको एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट मिला। अच्छा। जिसमें मेरा 6 महीने के बाद ही मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसकी वजह थी, एक बीमारी है शिजोफ्रेनिया। वो लगातार मेरे पास उसके केसेस आते थे लगातार। और उसका कोई न उस जमाने में न तो कोई इलाज था, इलाज तो आज भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं था। बड़ा परेशान रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बैठ कर एक केस स्टडी बनाता रहता हूँ केवल। उसी समय एक विकास विद्यालय करके बहुत ही खूबसूरत स्कूल है रांची में, वहाँ मिस्टर जे.एन. दार प्रिंसिपल हुआ करते थे। उनको अपने स्कूल के लिए काउंसलर चाहिए था। अच्छा। और वो मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से आए, मिले और कहा कि मुझे एक काउंसलर चाहिए, तो कोई आप अपने यहाँ से लड़का अगर देना। तो उन्होंने सोचा ये हॉस्पिटल में है, हो सकता है वहां पे ऐसे लोग हाँ, पढ़े, उनकी डिग्री तो है उनके पास। हाँ। हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो एंजॉय नहीं कर रहा है यहाँ के जॉब को, अच्छा। तो और वो पीएचडी करना चाहता है, तो मैं उससे बात करता हूँ। तो उन्होंने बात की और दर साहब मुझको आई सी। ले आए एजुकेशन, जहाँ मैं काउंसलर बना स्कूल। अब हमारा जो सवाल था कि उस समय की पीढ़ी में और अभी की पीढ़ी में क्या अंतर आया है, देवेंद्र, मेरा आंसर तमाम लोगों से बहुत अलग है।
कोई अंतर नहीं आया। हम्म, बच्चे जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हैं। अंतर जो है वो है हम बड़ों के कंट्रीब्यूशन में, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चे के लिए। हम्म, उस जमाने में भी बच्चा उन्हीं उन्हीं टीचर्स को रिस्पेक्ट करता था, समर्पण देता था, जो उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, जिन्हें लगता था वो उनके साथ कनेक्ट कर पा रहा है। आज भी बिल्कुल यही बात है। जिन बच्चों को देखता हूं मैं कि वो हम मेरे नवयुग में, जिन्होंने, मैंने कहते लोगों को सुना है कि काश सूरी सर मुझे भी 2 थप्पड़ मार देते तो मेरा भी आईआईटी में हो जाता। हम्म, मुझे याद आती है मिसेस घोष, जो उनके घर में हमेशा नबी के कुछ बच्चे रहा करते थे। तो जो कनेक्ट है, कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के लिए है, वो जहां टीचर ने ज्यादा दिया है तो फिर बच्चे उसके हो गए हैं। तो बच्चों का स्वभाव जैसा आज के 100 साल पहले था, हम्म, आज के 50 साल पहले था, आज का बच्चा ज्यादा वाई करता है। ये डिफरेंस है बस। वाई मतलब पूछता है क्यों? क्यों? अच्छा। मेरे बाबा स्टेशन मास्टर थे, फूलपुर स्टेशन था, मैं उन्हीं के पास रहता था। तो बाबा जो बॉस थे वो अंग्रेज थे। तो वहां पर वो यस सर कहते थे हमेशा। हम्म, जैसे ही बाबा घर आते थे तो बाबा अंग्रेज हो जाते थे हम्म, और हम सब हिंदुस्तानी हो जाते थे। हम्म, और हमारा काम था बाबा के हर बात का जवाब केवल एक चीज में देना, यस सर, अच्छा। यस बाबा, ठीक है बाबा, हम्म, राइट। धीरे धीरे आजादी ने वो चेंज लाया। जबकि मैंने विकास में सिखाना शुरू किया, 10 साल सिखाया करते थे, उन्हीं से सीखा नवयुग में कि हाथ सीधा मिलाओगे, हम्म, आंखों में आंखें देख करके बात हम्म, करोगे, राइट। ये तो बदतमीजी माना जाता था। तो हम्म, अभी का बच्चा वो हर बात के लिए यस कहने वाला नहीं है, हम्म, हाँ? वो आंखों में आंखें मिला के बात करता है और पूछता है क्यों, हम्म, बाल छोटे करा दूं क्यों, हम्म, हाँ? बाल कटवा दूं, ऐसे ऐसे बाल न रखूं क्यों, हम्म, ये वाले कपड़े न पहनूं क्यों। हम्म, तो वो क्यों कहने लगा। ये इसको छोड़ करके ज्यादा क्यूरियस है, ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली है, लेकिन इमोशनली बेसिक स्वभाव वही है, चाह वही, रिक्वायरमेंट्स वही है, डिजायर्स वही। वही, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक और प्रश्न कि टीचर जब आप थे या हैं, कोई उस काम का कुछ ऐसा पार्ट है जो बहुत मुश्किल होता है लेकिन जो स्टूडेंट्स को दिखता नहीं, कि हमको दिखता नहीं कि क्यों ऐसा करना पड़ता है टीचर को? कुछ याद आपको आता है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। अ, एक तो मेरा अपना सोचना है कि सारे टीचर्स, इसकी एविडेंस है मेरे पास, हम्म, सारे टीचर्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बहुत बार केवल प्यार से वो सब कुछ अचीव नहीं किया जा सकता जो टीचर करना चाहता है। तो बहुत बार सख्त होना पड़ता है, बहुत बार सख्ती करनी पड़ती है, चाहे वो कॉर्पोरल पनिशमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी देना पड़ता है। बड़ा बड़ा तकलीफ दे होता है देना, लेकिन टीचर को वो भी करना पड़ता है। बच्चे उस उम्र में उसको समझ नहीं पाते बहुत बार। वो सोचते हैं कि बहुत स्वाभाविक है कि किसी कौन है दुनिया में जिसे अपनी क्रिटिसिज्म या या पिटाई अच्छी लगती है। यस, तो बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। एक और बात, बच्चों की जो, किसी भी आदमी की जो याददाश्त है, वो भगवान ने बड़ी कीमती चीज बनाई है, भूलना। कितने सारे दुख होते हैं, भूल जाता है, राइट।
उसी तरीके से बहुत सारी चीजें टीचर करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इंटरफेरेंस की वजह से, नए नए लोगों के जुड़ने की वजह से बच्चे टीचर के कंट्रीब्यूशन को, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन बच्चे भूल जाते हैं। बड़ी खास चीजें उनको उनको याद रहती हैं, सेलेक्टिव। अदरवाइज टीचर का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं, बहुत बिल्कुल। एक्चुअली उससे मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आपसे कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मुझे ना साइकोलॉजी का मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, ना मैंने और मुझे मुझे काफ़ी क्लियर था कि मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मैंने आपसे काउंसलिंग नहीं ली। तो फिर भी मुझे आपसे इतना कनेक्शन कैसे हुआ और क्यों है और क्यों रहा? अच्छा, मैं कई बार मैंने सोचने की कोशिश की, मेरे पास कुछ रीज़न हैं। आपको क्या लगता है? मैंने कभी भी अपने को ह्यूमैनिटीज ग्रुप का टीचर माना ही नहीं। मैं तो नवयुग का स्कूल स्टूडेंट काउंसलर था। टीचिंग, साइकोलॉजी टीचिंग एक जरिया था इस बात का कि बहुत सारे टीचर्स काउंसलर को नहीं पसंद करते। इसलिए नहीं पसंद करते कि काउंसलर बता रहा होता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, बच्चों को ऐसे डील करना चाहिए, इस समस्या का समाधान इस तरह से मिलेगा। टीचर अपने मन में कहते हैं, कितनी बार मेरे साथ हुआ है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त टीचर्स ने मुझसे कहा है कि आपको पता है मैं कौन हूँ। तो टीचर ने कहा है कि हाँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। हाँ, आप मुझे सिखाएंगे कि मैं बच्चों के साथ कैसे बिहेव करूँ। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं टीचर भी रहूं, अच्छा, टीचर के पर्सपेक्टिव को भी तो समझूं। हाँ, तब मैं ज्यादा बेहतर काउंसलर बन सकता हूँ। इसलिए एक और बात थी, उसका हिडन मोटिव था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ स्कूल में सबसे ज्यादा इज्जत, दर साहब एक्सेप्शन है इस बात के, अदरवाइज सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन जो होता है वो टीचर होता है। बिल्कुल। चाहे वो प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, कोई भी कुछ भी हो, जो बच्चों के दिल पर राज करता है वो केवल टीचर होता है। तो ये भी एक मोटिव था कि मैं टीचर, जब स्कूल में रहना है मुझे, तो मुझे टीचर भी जरूर बनना चाहिए, केवल काउंसलर बन के बाद नहीं बनेगी। एक चीज, अब उसी का हिस्सा तुम थे, योगेश था, तमाम सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि मैंने अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन में और अपने स्कूल के बच्चों में कभी अंतर नहीं माना है। मैं दोनों को एक ही जैसा मानता था, तभी भी मानता था और अभी भी मानता हूँ, अभी भी वैसा ही महसूस करता हूँ कि अगर वो नवयुग का बच्चा है तो फिर वो मेरे बेटे जैसा ही तो है। यस, यस। जी, अभी तक जो लगा क्यों ऐसा हुआ, दैट वाज योर आंसर, द प्रीवियस आंसर, कि लाइक मैंने आपसे कोई कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफाइन करके कुछ ऐसा नहीं लिया, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलता। स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन आपसे लिया मैंने जो पहला कि डेवलप ट्रस्ट, डेवलप सी एन एग्जाम्पल, सी समथिंग दैट यू वांट टू एमुलेट। तो मैं तो उसी नतीजे पे पहुंचा, क्योंकि मैंने कई बार सोचा कि मैंने एग्जैक्टली क्या, क्यों ये रीजन था, तो मुझे ये लगा। एक और बात, कहिए। एक ये भी बड़ी वजह थी कि मेरा काम ऐसा था कि मैं बच्चों के साथ ही नहीं जुड़ता था, बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी उतना ही जुड़ा रखता था। तो मेरा काम था कि मैं बच्चों के घर पर जाऊं, उनको नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करूं, उनके पर्सपेक्टिव में देखूं कि वो जैसे हैं वैसे क्यों हैं। यस। तो ये पेरेंट्स के साथ जुड़ाव और बच्चों के साथ जुड़ाव, ये जब मेल खाते हैं तो उसकी वजह से भी शायद। यस, एक्चुअली इट्स वेरी फनी दैट यू से दैट, कि मैंने भी नोटिस किया है अब जब मेरा बच्चा स्कूल में है, तो अब जैसे वो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, या कोई हमें ऐसा मिले जो लगे कि हमारे बच्चे के लिए कुछ कर रहा है,
उससे बहुत फर्क पड़ता है बिल्कुल कि सिर्फ पढ़ने नहीं जा रहा है बच्चा, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो अच्छा, एक नाउ अ लिटिल सॉर्ट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन कि टीचर जब हो आप, तो टीचर के साथ अथॉरिटी आती है, टीचर इज एन अथॉरिटी फिगर, and just like any authority, it can also, it gives you power, it gives you a sense of sort of accomplishment. तो जब आप टीचर नहीं रहे, या एटलीस्ट ऑफिशियली टीचर नहीं रहे, तो दैट अथॉरिटी वाज गॉन। ना उसके दो चीज हो सकती है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी वजह से, अब आप नाउ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 180 चिल्ड्रन और 300 चिल्ड्रन। दूसरा ये कि अब आपके अथॉरिटी नहीं है। तो आपको क्या फील हुआ दोनों मामलों में, कि राहत हुई या अच्छा नहीं लगा टीचर की अथॉरिटी छोड़ना? कैसा ये लगा? वाली समस्या मेरे सामने कभी आई ही नहीं, अच्छा। क्योंकि मैं कभी अथॉरिटेरियन हम्म। पर्सन रहा ही नहीं। अच्छा। अथॉरिटेरियन टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अथॉरिटेरियन पर्सन आई सी। कभी रहा ही नहीं। मेरी एक स्टूडेंट, तो मालूम है, मालिनी, मालिनी ने मुझसे अभी, हाय मालिनी। हेलो मालिनी, मालिनी हेलो। हाँ, तो मालिनी तुम्हारा जिक्र कर रहा हूँ। मालिनी ने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे, हम दोनों मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में मुझसे पूछा, सर मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बोलो। सर आप प्रिंसिपल क्यों नहीं बने? तो मैंने उसको जवाब दिया कि पहली पहली वजह उसकी ये थी कि काउंसलर जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स में काउंसलर प्रिंसिपल नहीं बन सकता। अच्छा, I see. वो एक प्रोफेशनल है, अच्छा, और प्रिंसिपल को हमेशा टीचर होना जरूरी है। I see. एक वजह ये थी। दो जो है, मैं प्राइवेट स्कूल्स में प्रिंसिपल बना, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से मैं गया नहीं वहां पर। मैंने बताया को, इट्स ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर मैं प्रिंसिपल बना होता तो बहुत ही बढ़िया बड़ा असफल प्रिंसिपल होता, क्योंकि जो प्रिंसिपल के लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव होना, कहीं कहीं थोड़ा सा निर्मम भी होना, अथॉरिटी दिखाना, अथॉरिटी दिखाना बड़ा जरूरी होता I see. है, जो कि मेरी पर्सनैलिटी में है ही नहीं। I see. मैंने इस बात को प्रूव किया है कि जिस काम को मेरे सहयोगी टीचर, बेस्ट टीचर थप्पड़ के जोर पर करा लेते थे, मैं उसको अपनी जुबान से कर लिया। तो मैंने मिठास के थ्रू चीजों को अचीव करना चाहा। अथॉरिटी मेरे वश की बात थी नहीं, मेरी पर्सनालिटी में नहीं है। नाइस, नाइस। मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी, अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को आज तक मैंने कभी ऊंची जबान में बात ही नहीं की। तो स्कूल के बच्चे भी ऐसे। तो अच्छा, एक थोड़ा, अब थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है एक और। तो अब पिछले 21-22 साल में, उससे पहले भी, लेकिन खासकर जब से आपने स्कूल छोड़ा, कोई आपने ऐसी चीज है जो आपने खोई है, जिसकी आपको कमी बहुत खलती है, और द ऑपोजिट इज कि ऐसी कोई चीज है जो आपने पाई है जो आप किसी भी कीमत में छोड़ नहीं सकते? मैंने तो बहुत बड़ी चीज छोड़ी, जो जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, तो नवयुग के सामने से जब गुजरता हूँ, तो मेरी क्लासेस, मेरे स्टूडेंट्स, उनको छोड़ना, मैं शब्द मेरे पास नहीं है इस बात को बताने के लिए कि मैं कितना मिस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लासरूम्स को, अपने ओपन एयर थिएटर को, अपने खेल के मैदान को। बहुत बहुत अकेला हो गया रिटायरमेंट के बाद। जो सोशल लाइफ, मेरी सोशल लाइफ स्टूडेंट्स थे, और कुछ था ही नहीं। अच्छा। और वो सोशल लाइफ मेरी पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसकी भूख बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत दिन होता है जब कोई स्टूडेंट मेरे घर आता है, तो आज तुम आए। जितने तुम एक्साइटेड रहोगे, उससे 10 गुना ज्यादा मैं एक्साइटेड था आज देवेंद्र आ रहा है। थैंक यू सो मच। और दूसरा सवाल तुम्हारा था कि क्या पाया है जो आप किसी कीमत पे नहीं खो सकते? फ्रीडम।
कुछ भी करने की फ्रीडम। सपने थे मेरे हम्म, कि मैं दुनिया देखूं। मैं कम से कम 12 कंट्रीज घूम चुका, पूरा हिंदुस्तान लगभग घूम चुका। हम्म, मन चाहिए ट्रैकिंग करता हूँ। अभी भी 2 साल पहले तक हम्म, मैंने ट्रैक किया। ये चीज मुझे मिली। मिली। राइट, राइट। जब जैसे आप, जब कोई स्टूडेंट आखिरी बार जैसे क्लास से जाता है, सपोज 12th क्लास हो गई, फेयरवेल हो रही है, टीचर वो निकल रहे हैं, आपको मालूम है अब इससे पता नहीं कब मिला मुलाकात ना हो ना हो, तो उस टाइम आप क्या सोचते थे कि क्या ऐसा कुछ सबक, कुछ लेसन अनकहा, ये नहीं कि आपने कहा हो, लेकिन पिछले 6 साल का जो सार है या जो भी है, जो उसके साथ हमेशा रहे, आप क्या सोचते थे कि अब ये जा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आता था कि वो क्या लेके जाएं? पहले भी कहता था, अभी भी कह रहा हूं कि हर आदमी, इस ईश्वर ने अगर पेट दिया है तो खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। हम्म, हर आदमी खाना कमा लेगा, किसी न किसी तरह से कमा लेगा। अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए किसी को भी। और कैसा इंसान बनना चाहिए? मेरे पास रोल मॉडल है, जितेंद्र सर के जैसा बनना चाहिए, हम्म, उनके जैसा इंसान बनना चाहिए। तो अगर एक स्टूडेंट को मैं उनकी उनके रास्ते को दिखा सका, एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सका, तो मेरा अपना काम तो हो गया। हम्म, मेरा काम पक्का हो हम्म, गया। अब पढ़ाई पर जोर, मैं बिल्कुल मानता हूं कि खेल बहुत जरूरी है, हम्म, लेकिन मैंने कभी नवयुग में ये नहीं जान समझा कि मैं बच्चों को तेंदुलकर बनाऊं या मैं किसी को लॉन टेनिस प्लेयर बनाऊं बड़ा, बहुत बहुत बड़ा। तो खेल में मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि वो मिलजुल के साथ रहना, और स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पिरिट स्पोर्ट, हम्म, हेल्थ ठीक रहना, हम्म, कैथारसिस करना खेल के थ्रू। हम्म, खेल का पर्पज स्कूल में मेरे लिए ये था। हम्म, हाँ, जो कि मैं खुद खिलाड़ी रहा था, राइट, लेकिन मेरा एम हमेशा ये था कि बच्चे पढ़ाई में अगर अच्छा करेंगे तो फिर वो अच्छे इंसान भी बन पाएंगे, हम्म, क्योंकि सरकमस्टांसेस आदमी को सबसे ज्यादा फर्क बिल्कुल, होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो सरकमस्टांसेस स्वस्थ होने बड़े जरूरी है, बिल्कुल, और उसका सबसे आसान तरीका है, मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात, सबसे कम कंपटीशन पढ़ाई में है। हम्म, जितनी भी फील्ड्स दूसरी हैं उन सब में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम्म, पढ़ाई में कंपटीशन कम है। हम्म, तो बच्चों को सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पहली पर्टिकुलरली उस परिवार के बच्चों को जिनका बैकग्राउंड नवयुग स्कूल के बच्चों का बैकग्राउंड होता है। हम्म। हाँ? क्या वो एक आप हम्बल सोचते हैं कि बैकग्राउंड पढ़ाई है। जो है, इट इज एक्चुअली अ मींस फॉर अ स्टेप अप। राइट। अच्छा, got it, got it. Okay, so let's change directions a little bit. तो अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आप फिर से आज स्कूल जा पाए, हम्म, और जो आपने तब से लेके अब तक सीखा है वो आपको याद हो, हम्म, ऐसा नहीं कि टाइम मशीन सब भूल गया, सब कुछ याद है, लेकिन आप वापस जा रहे हैं, तो आप उस समय के अजय भटनागर को क्या कहेंगे? पहले 15 साल मैं बच्चों को तय कर देता था। अच्छा। आज मेरा फर्म बिलीफ है हम्म, कि उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा। मैं किसी भी टीचर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम्म, बिना मतलब पिटाई कर रहे हैं अगर आप बच्चे की, तो बेकार का काम कर रहे हो। हम्म। मैं अपनी तमाम सारी पिटाई की हुई एक्टिविटीज के लिए गिल्टी महसूस करता हूँ कि वो वेस्ट वेस्ट था। तो आप कहेंगे अजय किसी को पीटो मत। कभी नहीं। अच्छा। हाँ, अगर पीटना ही है तो आप उससे बैठ के 4 घंटे बात करो, हम्म। कंटिन्यूअस बात करते हो। अगर अरे आप टीनेजर टीनेजर के लिए 4 घंटे कोई बात करे वही बहुत सजा है कि नहीं? बिल्कुल ये भी बात है।
मैं जैसे कभी कभी विश नहीं किया तुमने, हम्म, तो मेरा कहना है कि मैं उसको बुलाऊंगा, बिठाऊंगा, बताऊंगा, सिखाना चाहूंगा कि विश करना क्यों जरूरी है। हम्म, हाँ? बजाय कि तुम्हें दो लगाता हूँ, तुम्हें तमीज नहीं है। हम्म, तो ये जो दो लगाता हूँ, हम्म, ये मेरी लाइफ में जितने समय तक मैंने वो किया ये काम, हम्म, हम्म, वो बहुत ही वेस्ट, बहुत ही बेकार काम था। हम्म। उसके लिए सॉरी। तो एक अब थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। आपकी एक बहुत बढ़िया धर्मपत्नी है हाँ। जिन्हें हम मैडम कहते हैं। उनको इनवाइट कर सकते हैं हम? जरूर जरूर। तो अब उनको इनवाइट किया जाए, क्यों? हाँ जरूर। शशि, शशि, प्लीज आइए। और ये हैं मिसेस भटनागर, मैडम भटनागर, और हमारे सर की बॉस। बॉस। मैं एक्चुअली मैडम आपको इसलिए बुलाना चाह रहा था कि स्कूल के टाइम से आप जिस तरह, हम उनको स्कूल में तो देखते ही थे, लेकिन आप ऑलमोस्ट उनके साथ को टीचर थे। लगता था कि हमको स्कूल में एक नहीं 1.5 टीचर मिल गया, या पौने 2 या 2 टीचर मिल गए। और जैसा सर के साथ तो हमारा संबंध रहा ही, आपके साथ भी कुछ था और है। तो इसलिए मैं चाहता था कि आप भी कुछ देर के लिए हमारे साथ बैठें। तो आप बताइए, आपको उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना है, कुछ फीलिंग है? आप, आपके अंतरात्मा में क्या आता है? हम स्कूल के साथ में जाते थे ट्रिप पर। ये ट्रिप पर हम लोग बच्चों के साथ जाते थे, जी, और बच्चों के साथ जाके मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, सारे बच्चे टीचर को छोड़ के मेरे साथ ही रहना पसंद करते थे सब, क्यों? क्योंकि वो आपको टीचर क्या से लगता डर लगता था, हाँ, अब मेरे साथ नहीं लगता था। तो एक तरह से एक बाकी टीचर हैं, साथ में माँ भी आई है। हो सकता है। तो मैं भी जाती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था। तो इसी कारण से मैं जहाँ जहाँ भी गए ट्रिप पर, वहाँ पर मैं भी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। मुझे तो उससे ट्रिप के अलावा, मैंने तब उस समय भी, जैसे आज आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया, 19 कब की बात है, 74 75 का भी खाना खाया हो। तो आपका, हमारा तो लगता है कि स्कूल और घर एक कंटिन्यूम था, कि कहाँ एक खत्म होता है कहाँ शुरू होता है कुछ पता नहीं था। तो बिल्कुल आज शशि। आज भी मैं जाती हूँ, जब स्कूल में फंक्शन होता है तो बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम आपके हाथ का खाना खाया था। बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल। इस तरीके से हम बच्चों के साथ जुड़े हुए थे। बच्चे मेरे पास आते थे और फिर बाद में उनके लिए डिफरेंट कुछ ना कुछ बनाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो दौर था जब मैं बच्चों की पिटाई कर देता था। अच्छा। तो एक दिन इन्होंने मुझे मतलब बहुत गुस्सा किया। बच्चों ने आकर के इनसे शिकायत। मम्मी ने मारा है। नहीं, डैडी ने मारा है, डैडी ने मारा है। ठीक, ये भी करती आई सी, थी। आई सी। तो अब आप, आई नो दैट यू आर वेरी एक्टिव। जिनको नहीं मालूम है उनको पता होना चाहिए कि आप दोनों ने बहुत एक्टिविटीज शुरू की, कहाँ सैर शुरू की, बहुत ट्रिप्स वगैरह ली। तो कुछ ऐसा बताइए कि अभी आप कह लें मजे के लिए, कह लें बिजी रहने के लिए, या उससे भी ज्यादा पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, और क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस क्या क्या चीज आपको आनंद देता हम लोग द्वाराहाट चले गए यहाँ से, और है? वहाँ पर कुछ समय, वैसे तो हम 1 डेढ़ महीने बाद आ ही जाते हैं यहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर जाकर मैंने सोचा कि इनका तो अपना काम है, हम्म, हाँ मैं क्या करूँगी। फिर मैंने वहाँ पे मशरूम का काम शुरू करा। फिर उसके बाद क्योंकि लोगों को काम देना था, हाँ उनके साथ मैं रहना अच्छा लगता था मुझे, तो लोगों को काम देती थी। फिर उसके बाद फिर सोचा कि लाओ मैं दीपक का काम शुरू करती हूँ। तो पंचगव्य दीपक मैंने बनाने शुरू करे। अच्छा। हाँ, अब वो उस समय काफी लोगों को अपने काम के साथ जोड़ रही हूँ और उनको काम दे रही हूँ। मैं तमाम सारे अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग इसको सुनेंगे, कि मैं शशि जो पंचगव्य दीपक बना रही हैं, उससे बहुत सारे लोगों के घर में खाना जाता है, लोगों को रोजगार मिल पाता है। तो चाहे
10 ही दीपक खरीदें, लेकिन दिवाली पर इनके दीपक जरूर लें। वो एक अच्छा काम है। सीधे मुझे या शशि को अच्छा कांटेक्ट करना। ठीक। और आप जैसे उन्होंने कुछ एक्टिविटी शुरू की, आप अब मुझे मालूम है आप किताब भी लिख रहे हैं, पढ़ते हैं, करते हैं। आप बताइए कि आप किस तरह से अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। अच्छा, तो आ, एक स्कूल है वहाँ, हम्म, तो वहाँ हमारी चाय पार्टी होती है हर दिन, अच्छा तो वहाँ चले जाते हैं। केपीएस के बोर्ड मेंबर भी हूँ मैं। बहुत बार पेरेंट्स को काउंसिल करता हूँ। वहाँ के लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा जो कुछ भी कर सकता हूँ हम्म वो करता हूँ, हम्म और इनके लिए फिनांस करता हूँ। जो ये लोगों को रोजगार देना चाहती हैं, काम देना चाहती हैं, तमाम उन लेडीज के लिए, पर्टिकुलरली जो अबंडेंट है, अच्छा जिनके पास कोई काम नहीं है, यस यस और हस्बैंड ने छोड़ दिया या इस तरीके की परिस्थितियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा काम करती हैं ये। तो उसको फिनांस करने का काम भी मैं करता रहता हूँ। तो द्वाराहाट में बहुत बिजी लोगों में से मैं एक हूँ। काउंसलिंग भी करता हूँ, किताब भी लिखता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, मेंटल हेल्थ केयर भी करता हूँ, और खूब पहाड़ों में एंजॉय करता हूँ। तो जब सुबह आप उठते हैं, राइट, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे रिटायरमेंट होती है, तो मैंने सुना है, एटलीस्ट फॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ, लेकिन कहते हैं आई फाइंड इट सो हार्ड टू गेट अप, सुबह कैसे उठे बिस्तर से, राइट। लेकिन यू आर द ऑपोजिट, लगता है आपको, तो लगता है कि सारा दिन ही जगे रहें, कुछ ना कुछ करें। आप उसके बारे में क्या, अगर कुछ है आपके पास कुछ सलाह, कुछ मंत्र, कुछ जादू, किस तरह से लोगों को अपना रिटायरमेंट डेवलप करना चाहिए? अगर एक तो प्लान करना चाहिए। मैंने तो प्लान किया, सब कुछ प्लान किया। अचानक कुछ नहीं हुआ, सोचा समझा कि मैं रिटायर होऊंगा तो क्या करूंगा, और उसके लिए वो करना चाहिए जो आपको मजा आता हो जो करने में। वो बोझ नहीं होना चाहिए, वो मुसीबत नहीं होना चाहिए, वो करके रिग्रेट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए यार, सफल हुए तभी भी, नहीं सक्सेस मिली तभी भी। दिस इज वंडरफुल प्लेस टू स्टॉप, बहुत बढ़िया रहा। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर योर स्टूडेंट्स, फॉर मी, फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक ही चीज, सबसे बड़ी बात, आप जो भी कर रहे हो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत से ही सब कुछ है। मैंने अपनी किताब की लास्ट लाइन भी यही कही है, चरैवती चरैवती चरैवती। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस तो आनी ही है, वो कहाँ जाएगी। वेरी, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू। हमेशा आशीर्वाद रहे हम पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।